ये सत्यापित नहीं किया गया है और हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। मैं किसकी सेवा कर सकता हूँ? जहीर हुसैन ने कहा कि आपको इस बंटवारे को मना कर देना चाहिए। सरफराज भाई ने कहा क्यों? जहीर हुसैन ने कहा कि संपत्ति की खरीद फरोख्त के इस प्रोजेक्ट की शांति से जांच पड़ताल की जा सकती है। अगर अब बंटवारे की बात होगी तो हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि ताहिरा खानम ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वे फर्जी हैं। श्रीमान जहीर हुसैन, मैं स्वयं बहरीन की एक फर्म में उच्च पद पर कार्यरत हूं और मेरे पिता भी वहां कार्यरत थे। मैं आपसे केवल यही पूछता हूं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ये बेवकूफ़ी भरी चालें मुझे प्रभावित न करें। आपको अपने लिए सोचना चाहिए। दस्तावेजों को अदालत में जमा करें। यदि वे दस्तावेज झूठे पाए जाते हैं तो दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। तुम मेरे पास क्यों आए हो? जहीर हुसैन ने कहा क्योंकि आप इम्तियाज अहमद खान साहब की औलाद हैं। सरफराज भाई ने कहा सुनिए सर, मैं इमोशनल मूर्ख नहीं हूँ। मैं हर काम सोच समझ कर करता हूँ। वैसे भी आप इस बात का यकीन रख सकते हैं कि सायरा से शादी के बाद हम इस देश में नहीं रहेंगे। हमने इंग्लैंड में बसने की योजना बनाई है। ताहिरा खानम कुछ समय बाद मेरी सास बनने वाली हैं। उन्होंने अपनी बेटी के साथ अपनी सारी संपत्ति और हित मुझे हस्तांतरित करने का फैसला किया है। खुद सोचो। जहीर हुसैन ने ही कहा कि एक बात का जवाब दो कि आप बंटवारे की प्रक्रिया को टालेंगे या नहीं। सरफराज भाई ने कहा कोई रास्ता नहीं। मैं ताई जान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता और मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ। चल बेटा चला ताया। अबू उठ खड़ा हुआ। फिर वह गर्दन झुकाकर कमरे से बाहर चला गया तो हम भी उसके पीछे हो लिए। रास्ते में जहीर हुसैन ने कहा मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैं बहुत परेशानी में हूँ लेकिन मैं अपने संसाधनों से काम करूँगा। अगर हमारे द्वारा जमा किए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैंने जवाब नहीं दिया। जहीर हुसैन को उसके इच्छित स्थान पर छोड़ दिया गया और बाद में ताया अबू के साथ घर लौट आया। आधी रात का समय रहा होगा जब मुझे कमरे में बेचैनी महसूस हुई और मैं बाहर आया और चलता रहा। माहौल पूरी तरह से खामोश था। मेरी नज़र इधर उधर भटक रही थी कि अचानक मैंने किसी को भागते हुए देखा और मैं चौंक गया। कोई इस तरफ भाग रहा था और मैंने देखा कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। मेरे दिल में डर की कोई भावना नहीं थी। मैं भी उसी दिशा में कूद पड़ा। वह कौन था जो आगे चल रहा था और कौन उसका पीछा कर रहा था? मैं जल्दी से इस दूसरे हिस्से के खुले दरवाजे से दाखिल हुआ। एक कमरे के अंदर रोशनी दिख रही थी। उसका दरवाज़ा भी खुला था और अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। मैं दरवाजे के पार पहुंचा। अब मुझे धीमी आवाज़ सुनाई दी। मुझे बताओ कि इम्तियाज अहमद कहाँ है और उसे किसने भगाया? बोलो फिरदौस, नहीं तो मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे। मेरे कान बज उठे। अजीब अजीब नाम लिए गए और अजीब अजीब शब्द मैंने सुने। मैंने कमरे के अंदर देखा और फिरदौस को एक दीवार के खिलाफ खड़ा देखा। ये वह रहस्यमयी महिला थी जिसकी भूमिका अभी स्पष्ट नहीं थी। मैं अश्रुपूरित नेत्रों से दोनों को देखता रहा। खुरातुन ने फिर कहा देखो फिरदौस, ये बताओ कि इम्तियाज अहमद कहाँ गया है और तुमने उसे कहाँ छुपाया है और किसकी तरफ से तुमने उसे भगाने में मदद की है? बता फिरदौस, नहीं तो बिना मौत के ही मार दी जाएगी। मैं उस क्षण तुम्हें नष्ट कर दूंगा और तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इम्तियाज अहमद मेरी जिम्मेदारी है। अगर वह मेरे वश से बाहर हो गया तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बस एक बार ये बता दो। अचानक खार्तून को कुछ एहसास हुआ और उसने मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा आ गया। तो तुम कहाँ से आए हो? तो यह नहीं रुकेगा, तुम्हारे साथ कुछ करना होगा। यहाँ से चले जाओ। मैं निडर होकर आगे बढ़ा और मैंने कहा आपने अभी किसका नाम लिया? कौन है इम्तियाज अहमद? ये नाम मेरे पिता का है। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। वह अचानक मेरी ओर मुड़ा। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वह मुझ पर हमला करेगा। मैं खुद आगे बढ़ा और उस पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी चीख निकली और वह कई कदम पीछे हट गया। उसने इधर उधर देखा और फिर दोस्त की ओर मुड़कर बोला, इसलिए तुम मेरे हाथ से कभी नहीं बच पाओगे, और मेरी ओर मुड़कर कहा। मैंने कहा, कहाँ भाग रहे हो?
देखते हैं मेरा क्या किया जा सकता है, मैंने कहा और एक बार फिर मैं खराटन की ओर कूदा, लेकिन वह छलावरन की तरह पीछे हट गया और एक दीवार से टकराया और एक सेकंड में वह दीवार के ऊपर से निकल गया। वह अब कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने मुड़कर फिरदौस को देखा और एक पल में मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि महिला फिरदौस भी अब नहीं रही। मैंने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, फिर मैं दरवाजे की ओर भागा और बाहर आया। हर तरफ हो की दुनिया थी। मैंने थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर वही शब्द मेरे कानों में पड़े। खुरातून फिरदौस से पूछ रहा था कि इम्तियाज अहमद कहाँ है और उसे किसने भगाया है। इम्तियाज अहमद खान यानी मेरे पापा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ये प्रश्न क्या है और यह कैसा प्रश्न है? मेरा दिल चीख रहा था और मुझसे सवाल कर रहा था। यहाँ से जाने का कोई विचार नहीं था, हालांकि उस समय यहाँ का माहौल काफ़ी डरावना हो रहा था। मेरा दिमाग बुरी तरह घूम रहा था और मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। आखिर खुरातून फिरदौस से यह सवाल कैसे पूछ रहा था और इसका मतलब क्या था? मैंने इधर उधर देखा और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। फिर मैं उस कमरे से बाहर आया और उचित स्थान पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। मेरे दिल में डर की कोई भावना नहीं थी। अतीत का एक विचार मन में आ रहा था, पापा की लाश और कपड़ों की जेब से बरामद तस्वीर, और फिर फिरदौस की वो तस्वीर चुराना, हमीदा के नाम से अपना कमरा साफ करना और दानिया से दोस्ती करना। उनकी हर हरकत सकारात्मक होती थी, लेकिन उनका इस तरह बार बार गायब होना मुझे समझ में नहीं आता था। फिरदौस बेशक अमानवीय किरदार था, लेकिन खुरातून उससे मेरे पापा के बारे में क्यों पूछ रहा था? मैं मन ही मन उनकी बातें दोहराने लगा। मुझे बताओ कि इम्तियाज अहमद कहाँ है और उसे किसने भगाया? देखो फिरदौस, बताओ इम्तियाज अहमद ने क्या कहा और उसे किसने भगाया? तुमने किसकी ओर से उसे भागने में मदद की है? ये शब्द क्या हैं? मैं वहाँ से चल दिया। सारी रात फूलों के पास बैठकर काटी। रोशनी की किरणें आईं तो मैं ये सोचकर कमरे में लौट आया कि कुछ देर बाद कैसर खान उठेगा और मुझसे सीधा सवाल पूछेगा। मैं कमरे में घुस ही रहा था कि मैंने मोबाइल फ़ोन की आवाज़ सुनी और मैं उछल पड़ा। इस समय कौन कॉल कर सकता है? मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से जहीर हुसैन की आवाज़ सुनी। सॉरी साहब, बहुत देर से फ़ोन कर रहे हैं। इस समय फ़ोन करने के लिए खेद है। मैंने कहा, जहीर हुसैन साहब हैं, सब ठीक तो है? जहीर हुसैन ने कहा, शहाब तेरे बाप जिंदा हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।